देखिए, जो बिल्कुल मूल बात है वो तो यही है कि सहना पड़ेगा। किसी तरह कि मैं आपको सांत्वना दूं उससे पहले जो बिल्कुल सीधी बात है वो हम समझ लें। सही जिंदगी जीना एक तरह से प्रकृति द्रोह की घटना होती है, और जो सही जिंदगी जी रहे हैं हमारे भीतर की व्यवस्था, ये जो शारीरिक व्यवस्था है, और हमारे बाहर की व्यवस्था, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये दोनों ही उनको माफ़ नहीं करते। तो कलेजा कड़ा करिए। आगे भी और बातें बोलूँगा, मैं रुक नहीं जाऊँगा यहाँ पे, लेकिन जो पहली बात है देखिए वो पहले बोलनी चाहिए ना। झूठ मूठ का मैं आपको ढांढस बंधाऊँ जिससे कुछ होना नहीं तो कोई लाभ नहीं। मैं मानता हूँ कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे सीधी सीधी खरी खरी बात कर सकता हूँ, है ना। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप सही ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपका शरीर ही आपके खिलाफ हो जाता है, कम से कम शुरुआत में। फिर धीरे धीरे आप शरीर को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दें कि बेटा तेरी चलेगी नहीं, तो फिर वो ढर्रे पर आने लगता है, लेकिन उसमें समय लगता है। शुरू में कई सालों तक तो आप पाएंगे कि आपकी शारीरिक व्यवस्था ही भीतर से आप पर घात कर रही है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, भावनाएं उल्टी पुल्टी आने लग जाती हैं, विरोधी विचार उठने लग जाते हैं, आलस आने लग जाता है, नींद ज़्यादा आने लग जाती है। कुछ भला करने निकलो, घुटने में दर्द होने लग जाता है। लोग आए हैं, बोले हैं कि वैसे हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आचार्य जी आते हैं, आपके सामने बैठते हैं, पीठ में अचानक से बहुत जोर का दर्द उठता है। तो पहले कहीं कभी उठा नहीं, पहले उठता ही नहीं। कल गए थे, फिल्म देखी थी, 3 घंटे पूरा कोई दर्द नहीं उठा, एकदम मजे में बैठे हुए थे। आपके सामने बैठते हैं, 10 मिनट के अंदर पीठ झंझन झंझन। इन्हें कौन बताए कि हमारे अचेतन में जो जंगल बैठा हुआ है वो चाहता नहीं कि तुम जंगल से बाहर आओ। मेरे सामने बैठते हो तो खतरा पैदा हो जाता है, जंगल छूटने लग जाता है। तो फिर शरीर हर तरीके से भीतर ही भीतर साजिश करता है। कभी कहीं खुजली होने लगेगी, पीठ दर्द होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा, रोने का मन करने लगेगा, उल्टी पुल्टी भावना उठेंगी, भूख लगाएगी, अचानक लगेगा 10 तारे शौचालय की तरफ भागो, कुछ भी होने लग सकता है, सब होने लग जाता है। तबीयत खराब हो जाती है, लोगों की वास्तव में तबीयत खराब हो जाती है, उल्टियां आ गई। और जो समाज है बाहर का, वो तो जाहिर सी बात है पसंद करता ही नहीं है कुछ उल्टा पुल्टा करो। तो क्या करना है? मैंने पहली चीज कही, सहना है, सहो। और जब सहो और लगे कि टूटने की नौबत आ रही, तो अपने आप को याद दिला दो कि सहना तो है ही। वो जिंदगी सहें या ये सहें, तब सहना आसान हो जाएगा। सहना तो है ही, तकलीफ तो है ही, कौन सी तकलीफ चुने? उस तकलीफ से तो ये तकलीफ बेहतर है, तो यही सुन लेते हैं। ये पहली बात है। तो क्या सहते ही रहना पड़ेगा? नहीं। हमने पहली बात ये कही कि अगर अनुशासन रखोगे, शरीर को अगर शिक्षा देते रहोगे, एक तरह की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, तो शरीर भी ढर्रे पे आने लग जाता है। शरीर से मेरा क्या वास्ता? शरीर से मेरा मतलब है जो आपकी भावनात्मक वृत्तियाँ होती हैं, जो आपके सब हार्मोनल अपसर्जेस होते हैं, ये सब भी फिर ठीक होने लग जाते हैं। क्योंकि वो बेमकसद नहीं थे, वो इसीलिए थे ताकि वो आपको हरा दें, ताकि वो आपका विद्रोह जो है उसको असफल कर दें। जब उन्हें दिख जाता है कि ये बंदा मानने का नहीं, तो फिर वो खुद ही शिथिल होकर के चुपचाप शांत हो जाते हैं। कोई आपको परेशान करने भी तभी आता है, चाहे भीतर से चाहे बाहर से, जब उसे उम्मीद होती है कि आप परेशान हो जाएंगे और हार मान लेंगे। जब आप ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि आप हार नहीं मानने वाले, तो जो आपको परेशान करने भी आ रहा होता है ना, चाहे बाहर से चाहे भीतर से, वो भी फिर प्रयास करना छोड़ देता है। वो कहता है इस बंदे पे बहुत आजमाने से फायदा नहीं, ये एड़ा है, ये नहीं सुनता। इसका सरदर्द कर दो तो ये दुखते सर के साथ भी जिधर जाना है चल देगा। इसको बुखार कर दो, ये बुखार लेके भी जहां जाना है वहां चला जाएगा। इसको परेशान कर दो, ये अपनी सारी परेशानी के साथ भी जो करना है करेगा जरूर। तो क्या फायदा फिर इसको परेशान करने से? इसको छोड़ो, पगला है। ऐसे ही हो जाओ पगले, जिसे सब छोड़ दें। काम के ही मत रहो किसी, उल्टे पुल्टे पेड़ जैसे हो जाओ, फिर कोई नहीं आएगा तुम्हें काटने। चीन में कहते हैं ना, जो सबसे टेढ़ा मेढ़ा पेड़ होता है उसे छोड़ देते हैं, बेकार है, बेकार हो जाओ बिल्कुल, फिर कोई नहीं आएगा तुम्हें छेड़ने। मतलब समझिए इस बात का, हम चाहते क्या है कि हम आंशिक विद्रोह करें। आंशिक विद्रोह का क्या मतलब होता है? आंशिक विद्रोह का मतलब होता है जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे,
लेकिन जहां काम कर रहे हैं वहां काम नहीं करेंगे, ऐसे चलेगा ही नहीं। तुम समझो बात को, देखो ये पूरी एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत व्यवस्था है, ये होलिस्टिक है मामला। देखो आप जहां रहते हो, आप जहां जाकर के खरीदारी करते हो, आप जहां जाके मनोरंजन करते हो, और आप जहां जाके पूजा करते हो, और आप जहां जाकर के काम करते हो, ये पांचों एक ही जगह होती हैं। ये जो 5 चीजें हैं ना, ये एक होती हैं। आप जहां पूजा करते हो, आप जहां रहते हो, आप जहां खरीदारी करते हो, माने जहां से आप अपनी भौतिक जरूरतें पूरी करते हो, और आप जहां काम करते हो, ये सब जो जगहें हैं ये एक होती हैं, बिल्कुल एक होती हैं। ये आपको लगता है कि ये हमने 4-5 अलग अलग जगहों का नाम ले लिया, नहीं है, 4-5 अलग अलग जगह नहीं है, ये एक ही जगह है। और आप अगर चाहते हो कि इनमें से किसी एक को बदलो तो आपको 5 बदलनी पड़ेंगी। तो आप गलती क्या कर देते हो? देखो, आप आंशिक विद्रोह करते हो, क्योंकि आपकी समझ आंशिक है। आपको अगर दिख गया कि आप घटिया जगह पे काम कर रहे हो, आप वो काम बदलना चाहते हो, तो आप बस उस काम को बदलते हो, आप अपनी बाकी जगह नहीं बदलते। आप जिसको पूज रहे हो उसके बदले बिना उसको कैसे बदल दोगे? आप कर्म से जिसकी सेवा कर रहे हो, अगर आप अभी भी उन्हीं को पूजनीय मान रहे हो जिनको पहले मानते थे, तो आप याद रखो काम भी फिर वहीं करते रहोगे जहां पहले कर रहे थे। आप अगर वहीं भी अभी जाकर के मनोरंजन करते हो, मटर गश्ती करते हो, खरीदारी करते हो जहां पहले करते थे, तो आप ये नहीं कर पाओगे कि आप उस काम को छोड़ दो जो आप पहले करते थे। आप अपना पुराना काम छोड़ दो, लेकिन अपने पुराने यार दोस्तों को यथावत रखो, तो आपको पुराने काम में भी लौटना पड़ेगा, क्योंकि वो सब एक है, वो पूरी एक व्यवस्था है। वो जो यार दोस्त हैं आपके पुराने, वो ये बर्दाश्त करेंगे ही नहीं कि आपने वो पुराना काम छोड़ दिया। हो सकता है वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना आपको बोलें, ये भी हो सकता है कि वो ऊपर ऊपर से आपका समर्थन करें कि नहीं यार तूने बड़ा अच्छा काम किया, तूने उस तरह का सब पुराना काम छोड़ दिया और अपने लिए कुछ नया शुरू कर रहा है। वो हो सकता है मुंह से ऐसा बोले, लेकिन उन दोस्तों का अपना जीवन कैसा है? उनका अपना जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका पुराना जीवन था। तो जब आप उनके जीवन को देखेंगे तो आप में भी इच्छा उठेगी अपने पुराने जीवन में वापस जाने की। चाहते न चाहते भी वो आपके पुराने यार दोस्त आपको विवश कर देंगे आपकी पुरानी दुनिया में लौटने के लिए। तो जिसको नया जीवन जीना है उसको विद्रोह भी पूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए तो विद्रोह इतना मुश्किल होता है। नहीं तो कोशिश तो बहुत लोग करते हैं कि कुछ नया कर लूं। कैसे नया कर लोगे? तुम आंशिक विद्रोह करोगे कभी सफल नहीं हो पाओगे। लो सुनो बिल्कुल 2 टूक बात, अगर पूरी तरह जिंदगी बदलनी हो तो फिर तुम्हें इस तरह के दोस्त त्याग क्या, इस तरह के पति पत्नी भी त्यागने पड़ेंगे, नहीं तो ये तुम्हें बदलने ही नहीं देंगे। अगर वाकई कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सिर्फ पुरानी नौकरी नहीं छोड़नी होगी, पुरानी छोकरी भी छोड़नी होगी। और यही बात छोकरियों पर भी लागू होती है। आप भी अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो आपके आसपास के ये सब जो हैं अकलू पपलू, इनको भी त्यागना पड़ेगा। अब जाकर के बीटेक के 24 साल बाद, एमबीए के 21-22 साल बाद, अब जाकर के मैं IIT IIM के व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोबारा जुड़ा हूँ। वही मुझे जोड़ दिया लोगों ने, बिल्कुल अलग हो गया था। ये तो छोड़िए कि मिलता था, ये तो छोड़िए कि बात करता था, मेरे पास फ़ोन नंबर तक नहीं थे। क्योंकि अगर मुझे वो ज़िंदगी छोड़नी है, वो जो आम टिपिकल ज़िंदगी होती है MBA के बाद की, तो मुझे उनको भी छोड़ना पड़ेगा जो MBA के साथ के मेरे लोग थे। आप ये नहीं कर पाओगे कि आप वीकेंड पर पार्टी तो उन्हीं के साथ करने जा रहे हैं, उनके साथ आप पार्टी करने जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? उनकी दुनिया दूसरी है और उनकी दुनिया बड़ी आकर्षक है। उनकी दुनिया जंगल की दुनिया है। उनकी दुनिया में बहुत कुछ है जो चुंबक जैसा है, और आपके भीतर अभी भी बहुत सारा लोहा मौजूद है, वो आपको खींच लेंगे। और अगर नए काम से आपका प्रेम लग गया है तो आप ऐसे लोगों की संगत अब क्यों रखना चाहोगे जो अभी भी पुराने ढर्रे के हैं? उनके साथ आपका मन लगेगा भी नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम करते हैं आंशिक विद्रोह। हम नौकरी बदल देते हैं, संगत पुरानी छोड़ देते हैं, और जो पुरानी संगत है ये आपको फिर खींच करके पुरानी नौकरी में डाल देगी। कोई भी आप विद्रोह कर रहे हो, उसको सफल अगर करना है तो उसे पूर्ण रखना होगा। पूर्ण से मेरा आशय है आप किसी नई सुंदर ज्योतिर्मय दिशा की ओर बढ़ रहे हो। जो लोग तैयार हों आपके साथ अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ने के लिए, उनकी संगत रखो।
जिन्होंने अंधेरों में ही स्थायी अड्डे बना लिए हों, उनकी संगत रखोगे तो उन्होंने तो तय कर रखा है कि वो अंधेरे में ही रहेंगे। आप रोशनी में जा रहे हो तो क्या वो आपको रोशनी में जाने देंगे? वो आपको नहीं जाने देंगे। सबसे खतरनाक हालत उन लोगों की होती है जो रोशनी में मौजूद होते हुए भी अंधेरे से अपने रिश्ते कायम रखना चाहते हैं। अंधेरा उन्हें खींच लेता है पीछे, वापस लील लेता है। या तो जो अंधेरे के निवासी हैं उनसे बोलो, देखो मैं जिधर को जा रहा हूं तुम भी मेरे साथ चलो। वो आपके साथ चलने को तैयार हो, अच्छी बात है। आपके साथ चलने को नहीं तैयार है, फिर भी आप उनसे रिश्ता रख रहे हो, आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। काश कि ऐसा हो पाता कि ये तकलीफ ना होती। मुझे कोई बहुत प्रसन्नता नहीं हो रही है आपको बताने में कि कुछ संबंध हैं जो अनिवार्य रूप से तोड़ने पड़ते हैं। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है बताने में, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको नहीं बताऊं तो ये भी गलत होगा ना। तो सच्चाई बताना जरूरी है, आपको बता ही दे रहा हूं। फिर भीतर उठता है क्लेश, फिर आदमी भीतर से वैसे ही बिल्कुल चिर जाता है, फट जाता है, जैसे अभी आपकी दशा है। क्योंकि आपने काम बदलने की ठानी है, पर बहुत कुछ जो पुराना है उसको आप नहीं बदलना चाह रहे। पुरानी मानसिकता नहीं बदलना चाह रहे, भीतर का जो पुराना माहौल है वो नहीं बदलना चाह रहे, पुरानी जगह नहीं बदलना चाह रहे। नहीं हो पाएगा। जिन्हें जीवन में वाकई कुछ नया करना हो, उन्हें चाहिए कि वो अपना माहौल जितना बदल सकते हो बदल दें। मैं तो कह रहा हूं कपड़े भी बदल दो, घर भी बदल दो, जगह बदल दो। किसने तुमसे कह दिया कि तुम किसी एक ही जगह के बंधक हो इस पृथ्वी पर? क्यों बैठे रहना है तुमको जहां भी तुम रहते हो, दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, जहां भी रहते हो? देने वाले ने तो पूरी पृथ्वी ही तुमको दी हुई है ना। जीवन बदलना चाहते हो तो जगह बदलो। सबसे पहले आ जाओ यहां गोवा में रहना शुरू कर दो, क्या समस्या है? ऐसे कैसे छोड़ दें, वहां तो करते। तो वो सब नहीं छोड़ सकते तो फिर कुछ भी नहीं छूटेगा तुमसे। बोले पर ये हमारा पुराना शहर है, ये हमारी नस नस में दौड़ रहा है, हम यहीं के वासी हो गए हैं। माने क्या बता रहे हो कि तुम भी वैसे ही गंधाते हो जैसे तुम्हारा वो शहर गंधाता है? क्योंकि हमारे तो ज्यादातर शहर ऐसे ही हैं, खुली नालियों वाले, दुर्गंध से भरपूर। वहां तुम्हें ऐसा क्या मिल रहा है कि तुम्हें वहां फंसे रहना है, वहीं पड़े रहना है, नाम भी वहीं का रख लेते हो? वहां क्या ऐसा है मुझे बताओ। भावनाएं अलग रखो। जीवन में स्थान मुक्ति का और चेतना का है, भावनाएं बहुत पीछे की बात है। वहां रहते हुए तुम कुछ नया नहीं कर पाओगे बाबा। और भारत ने बड़ी गलती करी है। हमारे पिछड़ेपन के बड़े से बड़े कारणों में ये एक है। यूरोप की इतनी तरक्की क्यों हुई? क्योंकि वो लोग निकल निकल के पूरी दुनिया पर छा गए। और ये हिंदुस्तानी मन है हमारा, विशेषकर उत्तर भारतीय मन, जो कहता है हम कानपुरिये हैं तो कानपुरिये ही रहेंगे, नहीं निकलेंगे बाहर, और उसमें बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। वहां क्या रखा है? और मैं असम्मान की बात नहीं कर रहा हूं। देखो उसी उत्तर प्रदेश से मैं भी उठा हूं, आदर भी है वहां के लिए, वहां की भलाई भी चाहता हूं, लेकिन एक बहुत खरी खरी बात पूछ रहा हूं, नहीं हो पाएगा। बचपन में थे बहुत छोटे, 5वीं छठी में कविता पढ़ी थी, एक बूंद, आपने भी पढ़ी होगी, हिंदी में होती थी। तो था वो बूंद थी, वो बादल से निकल के चलती है, वो बहुत डरती है, सोचती है मिट्टी में मिल जाऊंगी बर्बाद हो जाऊंगी, रेत में मिल जाऊंगी मेरा क्या होगा। हर तरीके के उसको विचार आते हैं, न जाने मेरा क्या होगा। बादल से निकल के चली हूँ, इतनी छोटी सी हूँ, बादल में रहती थी, ऊपर रहती थी, सुरक्षित थी, ये मैंने क्या कर दिया? बादल मेरा घर था, मैंने घर क्यों छोड़ दिया? और उसको तमाम तरीके के अनिष्ट के विचार आते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? एक सीप खुली होती है, सीप, और वो बूंद जाके उस सीप में गिर जाती है और वहां मोती बन जाती है। और फिर कवि का वक्तव्य कुछ इस तरीके से था कि घर से निकलना बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। आप अभी गूगल वगैरह करेंगे तो देख लेंगे। और बड़ी सुंदर पंक्ति थी कि घर से निकलते वक्त बड़े डर के और अनिष्ट के और अपशकुन के विचार आते हैं, पर जो घर से निकला नहीं वो कभी मोती नहीं बन पाएगा। वो भारत की तरह ही रहेगा कि भारत है, यहाँ पे है अपना, इतनी सारी आबादी हो गई है जो यहीं सड़ रही है। अरे फैल गए होते, अच्छा लगता है कि दुनिया के अन्य देशों में, अन्य द्वीपों में, अन्य महाद्वीपों में भारतीय आबादी कुछ देखने को मिलती। भारतीय तो जो बाहर भी गए हैं अधिकांशतः, वो पिछले 50-100 सालों में गए हैं। वो भी अंग्रेज़ों की देन है कि कुछ भारतीय बाहर निकल गए, नहीं तो यहीं सब पड़े हुए थे। तो जहाँ के हो बस वहीं के पड़े रहो। भाई दूसरे से मिलो तो पूछो कौन गांव के हो भैया। 2 बातें पूछनी बहुत जरूरी होती है, पहले कौन जात हो और कौन गांव के हो। बस यही कुल तुम्हारी पहचान है, टोटल आइडेंटिटी। कौन गांव के हो, कौन जात के हो, पड़े रहो। और फिर जब वहां पड़े रहोगे
तो पुरानी बातें सब याद आएंगी। आपका गला इसीलिए रूंधा हुआ है, पुराना माहौल तो पुरानी यादें, कि नहीं? और लोग चाहिए होते हैं, जहां आप बैठी हुई हो वहां नहीं मिलेंगे और लोग आपको बात करने के लिए, संबंध बनाने के लिए। वहां मिल ही रहे होते तो वहां आपको विद्रोह क्यों करना पड़ता? सर्वप्रथम दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि घर बैठे मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। स्वर्ग भी इसी जमीन पर है, नरक भी यहीं है, पर स्वर्ग तो खोजना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, तब मिलता है। कुछ बहुत छोटी छोटी भौतिक बातें बोल रहा हूं, कुछ खेलना सीखिए। कोर्ट पे उतरोगे ना, ये जितनी इमोशनल रबिश होती है दिमाग से अपने आप हट जाती है, नहीं तो बैठे रोते रहो। और खास तौर पे महिलाओं में तो बहुत होता है, बैठे हुए हैं, सुबक रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। और मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही वो सब चीजें हैं, व्यर्थ की उथली भावुकता, जो आपको जिंदगी में कोई भी सार्थक काम करने से रोक देती है। सब समझते हैं, पर कोई भाव है जो रोके दे रहा है। और कौन सा भाव है? ऐसे ही कोई भाव है, कैसे छोड़ दें। देखिए, आध्यात्मिकता और भावनात्मकता साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आध्यात्मिकता के केंद्र में बैठा है त्याग, छोड़ दो, त्याग। और भावुकता के केंद्र में यही बात बैठी है, कैसे छोड़ दें। देखो, समझो, तुम्हारे पास बहुत वक्त नहीं है, तुम अभी मर जाओगे। तो बात क्यों नहीं समझ में आ रही? अभी मर जाओगे, क्या बचा रहे हो? तुम्हें मरना है, क्या बचा लोगे? रोके क्या मिलेगा? लड़ जाओ। और मरने से पहले जीने के लिए बहुत सारी माकूल और सुंदर वजहें हैं। तुम जबरदस्ती अपने आप को उनसे वंचित रख रहे हो, क्योंकि तुमको अपने पुराने गड्ढों में ही पड़े रहना है, वहीं जीना है, वहीं सड़ना है। वो गड्ढे मानसिक भी हैं और भौतिक भी। मन में जहां जी रहे हो उस जगह से बाहर आओ, और भौतिक रूप से भी जिस जगह पर जी रहे हो उस जगह से बाहर आओ। कोई बाध्यता नहीं है। जितनी भी तुमने अपने ऊपर बाध्यताएं बना रखी हैं, ये सब लेकर के चिता पे जाओगे क्या? मैं पूछ रहा हूं। देखिए, मेरी बात को समझिएगा, जल्दी से आपत्ति मत करने लगिएगा। मेरे होटल से लगी हुई एक बीच है, कल मैं वहां पे गया, वहां पर महिलाएं साड़ी पहन करके घूम रही थी। मुझे साड़ी से कोई आपत्ति नहीं है, साड़ी बड़ा अच्छा परिधान है। अपने घर में ही मैंने महिलाओं को साड़ी में ही देखा है। जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए, मुझे साड़ी से आपत्ति नहीं है। पर मैं पूछ रहा हूं, तुम बीच पर भी साड़ी पहन के घूम रहे हो, साड़ी पहन के मरोगे? साड़ी पहन के पैदा हुए थे या साड़ी पहन के राख होगे? बताओ। नहीं, तो हिंदुओं में तो होता है, साड़ी पहना के तो राख करते हैं। वो तो लपेट दी है, तुमने पहनी नहीं है, तुम पे लपेट दी गई है। ये सब बोझा ढो करके क्या मिलना है? जीवन इतना कुछ है जो तुमको दे सकता है। तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है अपने आप को उससे अलहदा रखना, वंचित रखना? क्यों जरूरी है, मैं पूछ रहा हूं। और फिर रोना। गंभीरता से लेने वाली एक ही चीज होती है, जिस चीज पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जिस चीज को बिल्कुल बदला नहीं जा सकता, वो एक ही चीज होती है, मुक्ति। उसके अलावा सब कुछ बदलना सीखो। पुरानी सोच, देहगत भावनाएं, ये गंभीरता से लेने वाली चीजें नहीं हैं। बहुत गंभीरता रखो जीवन में, बस एक चीज के लिए, क्या? जन्म का उद्देश्य है मुक्ति। बाकी सब चीजें निगोशिएबल हैं। बाकी सब चीजों को आगे पीछे किया जा सकता है, कभी स्वीकारा जा सकता है, कभी त्यागा जा सकता है। कुछ भी और नहीं है जो नित्य है। नित्य समझते हो? जिसको बदल ही नहीं सकते। बाकी सब कुछ परिवर्तनीय है और उसमें परिवर्तन होना चाहिए। मत डरो, सब तो बदल रहा है, तुम बचाए क्या बैठे हो? और क्या बचा ले जाओगे तुम? और यही दुख है, यही वेदांत की, यही बुद्ध की सीख है। जो बचाया नहीं जा सकता उसको बचाने की चेष्टा ही दुख है। और जब भी कोई व्यक्ति देखना जो बहुत दुख में सराबोर है, समझ लेना ये किसी ऐसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है जो बचाई जा ही नहीं सकती।